मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज के 12th एपिसोड का रिवीजन, जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल मेंस 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। सीएचएसएल एग्जाम्स तो हो चुका है, लेकिन सीजीएल मेंस अभी होना बाकी है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। इससे पहले हम इससे प्रीवियस क्लास के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो स्काई मार्शल आर्ट, इसका संबंध कहाँ से है? तो स्काई मार्शल आर्ट का संबंध है जम्मू कश्मीर से। जैसे थांगटा का संबंध था मणिपुर से। क्लारीपट्टू, इसका संबंध था केरल से। और मदर ऑफ मार्शल आर्ट क्लारीपट्टू को कहते हैं। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होगा। लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 1919 के मांटेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? विश्वास प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद पेश करता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। मत्स्य और सरीसृप वर्ग के बीच कड़ी क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है उभयचर, और इसका उदाहरण है मेंढक। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 1 से 40 तक क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल या नराली पूर्णिमा कहाँ पर मनाई जाती है? तो इसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और हिंदू मछुआरों के द्वारा इसको मनाया जाता है। और महाराष्ट्र का नववर्ष कहलाता है गुड़ी पड़वा। और गणेश चतुर्थी को किसने शुरू किया था? तिलक ने 1894 में शुरू करवाया था। खंडोबा फेस्टिवल, ये भी महाराष्ट्र में होता है। काला घोड़ा कला महोत्सव और विठोबा फेस्टिवल, बन्नी फेस्टिवल, अल्लाह तद्दी फेस्टिवल, ये होते हैं आंध्र प्रदेश में। और इससे ऊपर वाले ये महाराष्ट्र में होते हैं। उरुक्का फेस्टिवल ये होता है असम में। और हनुक्का फेस्टिवल यहूदी धर्म से संबंधित त्यौहार है। फागन वाटई ये छत्तीसगढ़ में होता है। खंजाब फेस्टिवल और वीवा का कार्निवल, चिकल कालो और सनबर्न ये गोवा में होते हैं। और गोवा में सोजोआओ और भी फेस्टिवल यहीं पर होते हैं। बथुआ और तरमेतर फेस्टिवल ये गुजरात में होता है। हल्दा और टुनरिंगरी फेस्टिवल ये हिमाचल प्रदेश में होता है। भाई भीख फेस्टिवल झारखंड में होता है। गुरुवयूर फेस्टिवल, वेट्टुकाड फेस्टिवल ये होते हैं केरल में। और केरल के और भी हैं, जैसे थय्यम त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, घूमर कहाँ से संबंधित है? घूमर राजस्थान से संबंधित है। यहीं पर चरी गेट, जिंदाद, निजाज इत्यादि फेस्टिवल होते हैं। ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसमें शामिल है कालबेलिया जो 2010 में शामिल हुआ था। झूलन, जाखरी, सुईसीनी, पनिहारी फेस्टिवल ये सभी राजस्थान से संबंधित हैं। हरियाणा के डांस को कहते हैं झूमर। और यहाँ पर होता है खेड़ा नृत्य, खोड़िया नृत्य, धमाल, मंजीरा, लूर नृत्य और रतवाई नृत्य ये सभी होते हैं हरियाणा में। महाराष्ट्र में होता है तमाशा। उत्तर प्रदेश में होता है काजरी कलिंजर फेस्टिवल। और पश्चिम बंगाल में होता है बाउल गणगौर फेस्टिवल, ये 4 राज्यों में होता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो पगड़ी कहलाती है खंडवा। और राजस्थान में इस पगड़ी को साफा के नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस, जो भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग होती हैं। जैसे मेखला चादर, यह कहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है? असम की। मिर्जई धोती ये बिहार की है। नववारी ये गोवा की है। फेरम ये जम्मू कश्मीर के। इनापी और फानी की ड्रेस ये मणिपुर की है। अंगामी ड्रेस ये नागालैंड की है। डम बम ड्रेस ये सिक्किम की है। इलकल साड़ी केरल की है। जैसे केरल लास्ट में ले आता है, तो यहाँ से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की। और रिगन वाई ये त्रिपुरा की ड्रेस है। फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल
सॉकर मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग हो सकते हैं। तो 2 भाग होते हैं 45-45 मिनट, यानी कि 90 मिनट का मैच होता है और 30 मिनट के लिए इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 90 मिनट को 120 मिनट भी बढ़ा सकते हैं। और 45-45 मिनट के 2 भाग होते हैं और इनके बीच गैप कितना होता है? गैप होता है 15 मिनट का। कबड्डी में ब्रेक कितना होता है? ब्रेक होता है 5 मिनट का। मैन के लिए 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और विमेन के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और दोनों में 5 मिनट का ब्रेक होता है। हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट और पहले यह अवधि 70 मिनट होती थी। फीफा जो फुटबॉल कराने वाली संस्था है उसकी स्थापना 1904 में 21 मई 1904 को हुई थी और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके मोटो का नाम है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और बैलन डी ओर अवार्ड जो फीफा का सर्वोच्च अवार्ड है ये है बैलन डी ओर अवार्ड। तो आपको बताना है कि 2024 में ये अवार्ड किसको दिया गया है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है वैसे ही नामात्र का प्रमुख राज्य में राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है वैसे ही वास्तविक पावर राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ में होती हैं। जैसे उच्च सदन केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा होता है वैसे ही राज्य में उच्च सदन विधान परिषद होता है और इनका सदस्य कहलाता है MLC विधान परिषद सदस्य है। और ये उच्च सदन होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है केंद्र में, लेकिन राज्यों में निम्न सदन कहलाता है विधानसभा और इसका सदस्य कहलाता है MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य को कहते हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल किस किस को नियुक्त करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। जो लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों को नियुक्त करता है। महाधिवक्ता जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है उसको भी नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। और राज्यपाल का पद का उल्लेख हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 153 में किया गया है। एक राज्य के लिए 2 राज्यपाल हो सकते हैं, तो ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता कि एक राज्य के लिए 2 राज्यपाल हों, लेकिन 2 राज्यों के लिए 1 राज्यपाल हो सकता है। ऐसा प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 155 में किया गया है। और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक होता है। और भारत का पहला नागरिक क्या कहलाता है? पहला नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक कहलाता है उपराष्ट्रपति, तीसरा नागरिक कहलाता है प्रधानमंत्री और चौथा कहलाता है राज्यपाल। तो भारत में चौथा नागरिक किसको माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल के अध्यादेश का वर्णन ये 213 में मिलता है। राज्यपाल की क्षमतान शक्ति अनुच्छेद 161 में और राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में। और राज्यपाल कोर्ट मार्शल जो सेना के द्वारा सजा दी गई है उसको माफ़ नहीं कर सकता और ये आर्मी एक्ट 1950 में कहा गया है। और मृत्यु दंड को भी राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति मार्शल कोर्ट मार्शल और मृत्यु दंड दोनों को भी माफ़ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। जैसे केंद्र में संसद का गठन राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है और उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल विधान परिषद विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। तो राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति और स्थापना का प्रावधान कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 169 में मिलता है। अनुच्छेद 170 इसमें विधान सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 इसमें विधानमंडल के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 176 इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, उसी प्रकार राज्यों में
राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 अनुच्छेद के तहत होता है। द्विसदनात्मक विधायिका वाले भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल मिलता है, और ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 171 के पार्ट 3 के तहत की जाती है। और विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? न्यूनतम 40 और अधिकतम विधान परिषद का 1/3 भाग हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों जैसे जल बोर्ड, नगर पंचायत इत्यादि से होता है। 1/12 सदस्यों का भाग ग्रेजुएशन, जो कम से कम 3 वर्ष किए हुए हों, उनके द्वारा होता है। 1/12 सदस्यों का चुनाव टीचर्स, जिनका अनुभव 3 वर्ष से ज़्यादा हो और वे प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाते हों, तो उनके द्वारा किया जाता है। 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 170 170 में। और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 और अधिकतम हो सकती है 500। असम में, असम नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा सीट हैं और यहाँ की सीट है 126। और हरियाणा में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर भी सीट ध्यान रखनी है। यहाँ पर है 90 सीट। गोवा में है 40, मिजोरम में भी 40, सिक्किम में 32 और पुडुचेरी में 33 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट हैं 403। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में और एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान को इसमें खत्म कर दिया गया था। जो लोकसभा में 2 सीट एंग्लो इंडियन की चुनी जाती थी और राज्यों में जो भी एंग्लो इंडियन के सदस्यों के लिए रिजर्व सीट थी उनको एंड कर दिया गया है। और विधान सभा के सदस्यों में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का 403, दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का 294 सीट, तीसरा है महाराष्ट्र का 288 सीट। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामायण की मूल भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत और इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। लेकिन रामायण का बांग्ला भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया था? कृतिवास के द्वारा किया गया था। फारसी में अकबर के कहने पर बदायूं के द्वारा, उर्दू में राणा लखनवी ने किया था, इंग्लिश में RTH ग्रिफिथ ने किया था, तमिल ने कंबन में किया था। तमिल में कंबन के द्वारा किया गया था ट्रांसलेशन। रामायण का तेलुगु में ट्रांसलेशन भास्कर ने, कन्नड़ में कुमदेंदु ने, नेपाली में भानुभक्त ने। और महाभारत की मूल भाषा है संस्कृत और इसकी रचना की थी वेद व्यास ने और इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। फारसी भाषा में रजमनामा नाम से इसका अनुवाद बदायूं ने किया था। इंग्लिश में KM किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया था। बंगाली में काली रामदास के द्वारा, इतालवी में मिकेश कार्बेकर के द्वारा। महाभारत और रामायण का हिंदी अनुवाद ये किसने किया था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण बुक्स और उनके राइटर। दलाइल ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? खालिद खान ने। मुनसत ए मेहरू ये पुस्तक लिखी है मुल्तानी ने। तारिक ए मुबारक शाही ये लिखी है याहिवा बिन अहमद सरहिंदी ने। तारिक ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई है। तबकात ए अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। और आइन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखी है और इसे अकबरनामा भी कहते हैं और इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में अकबर के पहले का टाइम और उनके वंशजों का उल्लेख मिलता है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के बारे में और तीसरे भाग में अकबर की नीतियों के बारे में उल्लेख मिलता है। 13वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश हुए हैं? तो यहाँ पर 4 वंश हुए हैं और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का राय के द्वारा की गई थी। पहला वंश था संगम वंश जो
मोहम्मद बिन तुगलक के समय अस्तित्व में था 1336 से 1485 तक और सबसे अधिक शासनकाल इसी वंश का है। सुलभ वंश 1485 से 1505 सबसे कम शासनकाल इस वंश का रहा। तुलुव वंश 1505 से 1570, अराविडो वंश 1570 से 1650 तक और तुलुव वंश का शासक था कृष्णदेव राय, जिसका शासनकाल था 1509 से 29 और कृष्णदेव राय की राज्यसभा कहलाती थी भुवन विजय और इसे ही आंध्र भोज और अभिनव भोज के नाम से जाना जाता था। और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी अमुक्त मल्यद, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। और इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न, चंद्रगुप्त दरबार के में भी नवरत्न रहते थे। उसी प्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान रहते थे और इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इनमें फेमस थे तेनालीराम, जैसे अकबर के दरबार में फेमस थे बीरबल, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे कालिदास। उसी प्रकार कृष्णदेव राय के दरबार में फेमस थे तेनालीराम। कृष्णदेव राय के द्वारा ही विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया और बीदर जीतने के बाद उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली भी विजयनगर में आए थे। एक का नाम था डोमिंगो पायस, दूसरे का नाम था बारबोसा। और विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी होती थी? तो दूसरी राजधानी होती थी विद्याधर या हम्पी। और विजयनगर में टोटल 4 राजधानियां हुई हैं। पहली राजधानी हुई है अनेगुंडी, दूसरी हुई है विद्याधर और हम्पी और इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तीसरी हुई है पेनुगोंडा और चौथी और अंतिम हुई है चंद्रगिरी। और यहाँ पर ऑप्शन में विद्याधर नहीं था, तो इसलिए हमने पेनुगोंडा को सही मान लिया है। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक शब्द भी जैसे आयंगार, इसका मतलब क्या होता था? ग्राम प्रशासन से संबंधित। नायनकार, ये सेना से संबंधित होता था। और सेना नायक को अमर नायक कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो पतन का कारण था तालीकोटा का युद्ध, जिसे बन्नी घट्टी का युद्ध और राक्षसी तागड़ी युद्ध भी कहते हैं। और यह हुआ 23 जनवरी 1565 को। ये अली आदिल शाह और रामा राय जो सेना कमांडर था और उसमें शासक था राजा सदाशिव राव। तो सेना कमांडर की ज़्यादा चलती थी, तो इसलिए सेना कमांडर के नाम से हम इसको ध्यान रखते हैं। और अली आदिल शाह इसमें जीत गया था और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, आसवान हाई डैम ये किस नदी पर बना हुआ है? ये नील नदी पर बना हुआ बांध है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल बुक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से और इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। और ये 3 नदियों का मेल से बनती है, ब्लू नील, वाइट नील और अटबारा रिवर। तो इन तीनों के मेल से बनती है और ब्लू नील और वाइट नील का आपस में विलय खार्तुम नामक स्थान पर होता है, जो सूडान देश की राजधानी है। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? तो नील नदी का वरदान कहते हैं मिस्र को। और बेसिन बहाव के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ग्रैंड कुली डैम ये किस नदी पर है? कोलंबिया नदी पर। करीबा बांध ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर, इसी को कहते हैं। और इसको 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी भूमध्य रेखा और मकर रेखा को काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार भारत में काटती है। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तीनों हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। 0 डिग्री को कहते हैं विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये 17 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नगर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं।
वोन शहर ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा ये नील नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, जिसे गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं, और यहीं पर यूएनओ का हेडक्वार्टर स्थित है। वियना वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, ये नील नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे। लंदन थेम्स नदी के किनारे। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। और सिडनी डार्लिंग रिवर के किनारे स्थित है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अभिकेंद्र। और भूकंपीय तरंगों का उद्गम क्या कहलाता है? भूकंपीय तरंगों का उद्गम कहलाता है फोकस या मूल। और भूकंपीय तरंगों में इलास्टिक या प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। भूकंपीय तरंगों को मापने का स्केल होता है रिएक्टर स्केल, और इसको चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा 1935 में बनाया गया था। और इसका एक ग्राफ होता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप के एरिया को 4 जोन में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इसका 5th जोन सबसे खतरनाक होता है, और जो भारत में जम्मू कश्मीर से गुजरात बेल्ट तक स्थित है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल। पी से होता है प्राइमरी वेव, और इनकी स्पीड होती है 8 से 10 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी होती है सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग, इनकी स्पीड होती है 7 से 8 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड होती है लव वेव प्यार तरंगे, और ये सबसे खतरनाक होती है, और इनकी स्पीड 3 से 4 किलोमीटर पर आवर होती है। और सबसे कम स्पीड इन्हीं की होती है, लेकिन ये सबसे खतरनाक होती है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और संबंधित देश। एटना ज्वालामुखी ये इटली के सिसिली से संबंधित है। विश्व ज्वालामुखी इटली से संबंधित है, और इटली के पुगलिया में ही G7 2024 का सम्मेलन हुआ है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। माउंट एरेबस ये रोस द्वीप में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, और ये लिपारी द्वीप पर इटली में स्थित है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है ओजस डेल सलाडो, और अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर स्थित है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ये इक्वाडोर में स्थित है, माउंट कोटोपैक्सी। देवबंद ज्वालामुखी ईरान में को सुल्तानस भी स्थित है। पोपा ज्वालामुखी ये म्यांमार में है। फ्यूजियामा ये जापान में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। और सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यह है किलौवा ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। माउंट एकांकागुआ ये साउथ अमेरिका में स्थित है। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो विस्फोट से पहले जो लावा होता है पर्वत के अंदर तो उसको कहते हैं मैग्मा, और जब ये बाहर निकल जाता है तो इसको कहते हैं लावा। और जब लावा ठंडा हो जाता है तो इसको कहते हैं सिंडर, और सिंडर के जब छोटे छोटे पत्थरों में विभाजित हो जाता है ये तो इसको कहते हैं लेपली। तो ये सभी ध्यान रखना है कि ठंडा लावा सिंडर कहलाता है और इसके छोटे छोटे पत्थर लेपली, और जब लावा अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। जो लावा निकलता है बाहर उसमें जल वाष्प 60 से 90% में जल होता है, और उसके बाद उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं। और जिस मुख से लावा बाहर निकलता है उस मुख को क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर से ही निर्मित है भारत में एक झील जो है महाराष्ट्र की लोनार झील। रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं? अग्निवलय को कहते हैं, और प्रशांत महासागर में स्थित और एशिया और अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। उरुग्वे दौर या उरुग्वे राउंड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। मराकेश संधि हुई थी 15 अप्रैल 1994 को, और इसमें 123 देशों ने साइन किया था। और
WTO को 1947 में GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते थे। 1 जनवरी 1995 में WTO इसका नाम हो गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष ये बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला जो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। पत्र स्वर्ण या पेपर गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका नाम है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे कहते हैं विशेष आहरण अधिकार जो IMF की मुद्रा है और इसमें 5 मुद्रा शामिल हैं। 5 मुद्रा है अमेरिका की डॉलर, जापान की येन, ब्रिटेन की पाउंड, चाइना की रेमिनबी जो 2016 में शामिल हुआ था और यूरोपियन यूनियन की यूरो। तो ये 5 मुद्रा इसमें शामिल है, रुपया इसमें शामिल नहीं है। और 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की गई थी, इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो दोनों रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है, IMF है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके 3 आयाम हैं और 10 स्तर हैं। 3 आयाम है स्वास्थ्य में 1 स्तर है, शिक्षा में 2 स्तर है और तीसरा आयाम है जीवन स्तर, इसके 7 स्तर हैं। तो टोटल 10 स्तर है लेकिन 3 आयाम हैं। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है और पहली बार 1990 में जारी किया गया था। इसके जारी करने के 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। तो इसके 3 आधार ये हैं। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उत्प्लावक दाब या ब्यूएंट फोर्स। यह दाब वस्तु को तैरने में मदद करता है, ऊपर की ओर दबाव लगाता है। उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल अगर कम हो तो वस्तु डूब जाती है और ये अगर ज़्यादा हो तो वस्तु तैरने लगती है। दाब का फॉर्मूला कितना है, तो दाब का फॉर्मूला है बल बटे क्षेत्रफल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को MA से डिनोट करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M से हो गया मास, A से हो गया एक्सीलरेशन और मीटर स्क्वायर। और तो इसकी विमा हो जाएगी ML-1 T-2। तो इस दाब का विमा सूत्र क्या है, तो ML-1 T-2 हो जाएगा। शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से कम होता है। घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन और इसकी विमा सूत्र हो जाएगा ML-3। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाए, और अपचयन या अवकरण या रिडक्शन इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन भी इसमें बढ़ जाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही एक साथ हों, जैसे ZNO जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया करवाई जाए तो जिंक से कार्बन अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। तो इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, ZNO का रिडक्शन हुआ है, लेकिन ऑक्सीकरण किसका हुआ है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, तो क्योंकि इसमें CO मिल गया है, Cu+O2 तो यहाँ पर बन गया CuO। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है और जो ऑक्सीकरण करता है उसे अपचायक कहते हैं। CuO+H2 और Cu और H2O यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर कम हो गई, तो ये हो गई जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयन। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई है, तो यहाँ पर हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यहाँ पर हो गई अपचयन। तो यहाँ पर दोनों ही हो रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कैटायन कैसा आयन है, तो कैटायन धन आवेशित आयन कण कहलाता है। और NH4 इसका उदाहरण है NH4 जैसे कार्बोनेट, इसमें CO-2 होता है
तो ये भी नहीं है, नेगेटिव में हो जाएगा CO3-2। और हाइड्रोक्साइड OH- होता है, और नाइट्रेट में NO3- का आयन होता है, और NH4 अमोनिया में पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए कैटायन का उदाहरण ये हो जाएगा। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा उत्पाद बनाता है? तो NaCl और H2O। ये कौन सा उत्पाद बनाते हैं? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मच्छर का जीवन चक्र क्या कहलाता है? मच्छर के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं, जो लगभग 21 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो इसका पहला चरण है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है प्यूपा और चौथा है पूर्णक या वयस्क। तो मच्छर के जीवन के 4 चक्र ये हैं। 4 चरण। स्तनधारी कौन से होते हैं? जिनके शरीर पर बाल होते हैं उनको कहते हैं स्तनधारी, और इनके हार्ट में 4 कोष्ठक होते हैं। जैसे 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, और इनको हॉट ब्लड या गर्म रक्त वाले जीव कहलाते हैं। मनुष्य जो जीव को जन्म देता है उसे कहते हैं, इसे विविपोरस कहते हैं। और अंडे देने वाले स्तनधारी ओविपोरस कहलाते हैं। और प्लेटिपस और एकिडना इसके अपवाद हैं। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट जल का उत्सर्जन किस रूप में करती हैं? तो ये अमोनिया या NH3 के रूप में उत्सर्जन करते हैं। जैसे मानव यूरिया के रूप में उत्सर्जन करता है, पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करता है। डॉग फिश किस वर्ग से संबंधित है? डॉग फिश मत्स्य वर्ग से संबंधित है, लेकिन कुछ ऐसी भी फिश हैं जो रियल फिश नहीं है, जैसे जेली फिश। ये निडेरिया ग्रुप से संबंधित है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से शामिल है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। अब हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को किस नदी पर शुरू किया गया है? सतलुज नदी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। और NHM नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अंडमान निकोबार की किस जनजाति को 2024 लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला? तो ये थी सैम्पेन जनजाति, जिसने पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। अंडमान निकोबार की जनजातियां जारवा, सेंटलीज, सैम्पेन और ओंग जनजाति। ओडिशा की ट्राइब लोकसभा इलेक्शन का विरोध कर रही है, उसका नाम है डोंगरिया कोंद। और लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान परसेंट रहा है 65.79%, और सबसे ज़्यादा वोट परसेंट 84% लक्षद्वीप में रहा है, और दूसरे स्थान पर 81% असम में रहा है, और सबसे कम वोट परसेंटेज 56.9% बिहार में रहा है। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं किएर स्टारमर। गैब्रियल अटल ये फ्रांस के सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री थे, लेकिन फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है मिशेल बर्नियर। भूटान के प्रधानमंत्री हैं सेरिंग टोब्गे। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री ये हैं साइमन हैरिस। WPL महिला प्रीमियर लीग 2024 कौन से क्रम का है? दूसरे क्रम का है, और इसके पहले क्रम में मुंबई इंडियंस जीती और दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही, लेकिन दूसरा क्रम में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती और दिल्ली कैपिटल्स इसमें उप विजेता रही। और इसका फाइनल मैच अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, और इसमें कुल टोटल 5 टीमों ने भाग लिया था। दिल्ली कैपिटल्स में ऑरेंज कैप रन बनाने के लिए मिलती है, और पर्पल कैप विकेट लेने के लिए मिलती है, और ऑरेंज कैप एलिस पेरी को मैक्सिमम रन बनाने के लिए दिया गया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है मॉरिशस, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। और भारत की जन औषधि पहल 2008 में शुरू हुई थी, और इसका टारगेट 31 मार्च 2027 तक भारत में 25,000 जन औषधि केंद्रों को ओपन करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 11th एपिसोड का फुल रिवीजन, तो इसमें हमने 12th एपिसोड का फुल रिवीजन देखा। इससे पहले हमने 1 से 11, 13, 14 और 26 इन क्लास को कर लिया है। अब हम जो क्लास रह गई उनका रिवीजन करेंगे,
और इस क्लास की PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें तो वहाँ पर इस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।